हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया के प्रकार में 8 प्रकार का अभिक्रिया पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग एक एक करके बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि एक एक अभिक्रिया के डिफिनीशन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। बिल्कुल हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अभिक्रिया आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन यानी होता है जोड़ना, किसी भी दो तत्व को जोड़ना है, यौगिक को जोड़ना संयोजन कहलाता है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया कहते किसको हैं, तो इसका परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। इसका उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे C मीन्स होता है कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है और ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो इसे आप लोग समझ पाए होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रकार का गैस होता है, यहाँ पर हम लोग G लिख सकते हैं। तो देखिए, ये अलग पदार्थ हैं, ये अलग पदार्थ हैं, दोनों आपस में संयोग करके नया गुण वाला पदार्थ बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। आइए एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे H2 प्लस O2, यानी ये भी गैस हैं, ये भी गैस हैं, तो G लिखेंगे और ये अभिक्रिया करके बनता है H2O, यानी जल बनता है, यानी सॉलिड बनता है। तो देखिए, ये अलग प्रकार का पदार्थ हैं, ये भी अलग प्रकार का पदार्थ हैं, दोनों आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं, अलग प्रकार का पदार्थ, यानी जल बना रहे हैं। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो आइए इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो ये हो गया डिफिनीशन संयोजन अभिक्रिया का, कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, कार्बन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है, और दोनों को संयोग से जो बना है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक अलग गुण वाला पदार्थ हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा अभिक्रिया, जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर आपको लिख रहे हैं एक उदाहरण, उसके बाद हम समझाते हैं। जैसे CaCO3 है, इसको जब हम गर्म करते हैं, इसका मतलब हो गया गर्म करना। ऐसा जहाँ पे रहेगा आपको समझना है गर्म करना। इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये टूट जाता है, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है कि एक पदार्थ है, एक अभिकारक इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक अभिकारक है। ये इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है, दो पदार्थ बन जाता है। इसका गुण इसके गुण से बिल्कुल अलग होता है और दो भागों में बट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ये हो गया। और ये संयोजन अभिक्रिया यानी जोड़ना, वियोजन अभिक्रिया यानी टूट कर नया पदार्थ बनता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसका हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं फिर। वियोजन अभिक्रिया के डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल बनाते हैं और जिसका गुण अभिकारक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। एक ये पदार्थ है, इसको तोड़कर यदि हम दो पदार्थ में बना देते हैं, इसी अभिक्रिया को देखिए, दो पदार्थ में बन रहा है, इसका गुण इसके गुण से बिल्कुल अलग होगा। इसको हम गर्म कर रहे हैं, दो भाग में बट जा रहा है और गुण अलग हो रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, इसको वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसका आप लोग उदाहरण के लिए ये भी लिख लीजिएगा, याद रहेगा। उदाहरण रहता है तो समझ में आता है कोई भी टॉपिक। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में भी 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अभिक्रिया होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला वियोजन अभिक्रिया होता है ऊष्मीय वियोजन। यदि 1 नंबर हम बात करें तो ऊष्मीय वियोजन।
दूसरा वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वो होता है विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन। तीसरे वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश की सहायता से वो अभिक्रिया होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, तो वियोजन अभिक्रिया में भी 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन की बात करें तो यह अभिक्रिया ऊष्मा की सहायता से होता है। इसका हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें वियोजन ऊष्मा की, इसमें वियोजन ऊष्मा के द्वारा, इसमें वियोजन किसके द्वारा होता है? ऊष्मा के द्वारा होता है, तो इसीलिए इसे ऊष्मा वियोजन कहते हैं। इसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर CaCO3। इसको यदि जब हम गर्म करते हैं, यहाँ पर गर्म करते हैं तो बन जाता है CaO + CO2। तो ये हो गया ऊष्मा वियोजन के उदाहरण। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए वियोजन का अभिक्रिया तो हो रहा है, लेकिन किसके सहायता से हो रहा है? ऊष्मा के सहायता से, यानी गर्म किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ऊष्मीय वियोजन। उसी प्रकार विद्युत वियोजन जो है, विद्युतीय वियोजन है, यह अभिक्रिया किसके सहायता से होता है? बिजली के सहायता से। विद्युत यानी बिजली, और बिजली के सहायता से जो वियोजन हो उसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? विद्युतीय वियोजन। तो लिख देंगे यहाँ पर इसमें, अब देखिए विद्युतीय वियोजन, इसमें वियोजन विद्युत के द्वारा होती है। कैसे? आइए हम लोग देखते हैं उदाहरण के लिए। जैसे यहाँ पर जल रखा हुआ है, पानी, यानी 2H2O, ये पानी का फार्मूला हो गया। इसमें हम लोग बिजली प्रवाहित कराएंगे, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे यहाँ पर प्रवाहित कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये H2 + O2 इस रूप में टूट जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग हो रहा है, लेकिन किसके सहायता से हो रहा है? विद्युत के सहायता से, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया को। अब तीसरा जो प्रकार आ जाता है वियोजन अभिक्रिया में कि प्रकाशीय वियोजन। यह अभिक्रिया किसके सहायता से होता है? यह प्रकाश की सहायता से होता है। यह अभिक्रिया किसके सहायता से होता है? प्रकाश की सहायता से होता है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उदाहरण बिल्कुल सिंपल है इसका। 2AgCl, इसको जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकाश में रखते हैं, इसको जब हम प्रकाश देते हैं 2AgCl को, तो ये क्या हो जाता है? Ag + Cl2, यानी चांदी और क्लोरीन में अलग अलग टूट जाता है। तो इस पर ये देखिए, ये अभिक्रिया किसके सहायता से हो रहा है? प्रकाश की सहायता से हो रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आई होप आप लोग वियोजन अभिक्रिया को डीपली समझ चुके होंगे। इसके अलावा कहीं से सवाल नहीं आएगा। इसमें सवाल बस यही आता है कि बताइए कौन सा प्रकाशीय वियोजन है, कौन सा ऊष्मीय वियोजन है, बस यही आ सकता है। इसके अलावा कोई भी सवाल इसमें से नहीं आता है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। पहला हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिए थे, दूसरा वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिए, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए लोहा है, इसमें बोल रहा है कि अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर 2 पदार्थ आपको दिख रहा है, लोहा और यहाँ पर कॉपर। लोहा और कॉपर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर लोहा अधिक बलवान है, अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। अब क्या कर रहे हैं? देखिए ये अधिक बलवान है, तो इसके लिए मान के चलिए झगड़ा हो रहा है, SO4 के लिए झगड़ा हो रहा है। तो इन दोनों में कौन जीतेगा? ज़्यादा बलवान ये है लोहा, तो लोहा जीतेगा।
तो वही बता रहे हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ से उसके यौगिक को क्या कर लेता है, छीन कर अलग कर लेता है। सेम वही काम हुआ है, देखिए यहाँ पर Fe अकेले हैं, ये जो SO4 है वो Cu के साथ है। अब Cu कमजोर है तो क्या किया, Fe इसको खींच कर अपने तरफ ला दिया है, देखिए Fe की तरफ SO4 ला दिया है, यानी इसके साथ आ गया है। ये जो कमजोर हैं यानी कम अभिक्रियाशील है ये अलग बच गए यहाँ पर। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जब अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ से उसके यौगिक को छीन कर अलग कर लेते हैं, देखिए अलग कर लिया है, ये अलग हो गया है, इकल्ले बच गए हैं, कमजोर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। आई होप आप लोग विस्थापन अभिक्रिया को समझ चुके होंगे। इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन बिल्कुल इसी के जैसा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ही कहते हैं, लेकिन द्विविस्थापन इसीलिए कहते हैं कि यह अभिक्रिया बिल्कुल 2 बार आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है, देखिए एक जो है NaCl है और एक AgNO3 है। अब देखिए Cl किसके साथ चला जाता है, Ag के साथ चला जाता है, और Na किसके साथ चला जाता है, NO3 के साथ चला जाता है, यानी 2 बार अभिक्रिया हो रहा है। देखिए एक ये इसके साथ गया और दूसरा में ये इसके साथ गया, यानी इसको लिख सकते हैं AgCl प्लस NaNO3, यानी देखिए Ag के साथ Cl आ गया और Na के साथ NO3 आ गया, तो 2 बार अभिक्रिया हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित तो हो रहा है लेकिन 2 बार हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे। तो इसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग 5वां जो अभिक्रिया का प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया, उसे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे NaCl प्लस AgNO3 का हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यह अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए अवक्षेप किसको बोलेंगे, हम बताए थे आपको कि कोई भी अभिक्रिया हम कराते हैं लास्ट में कुछ ठोस जैसा बच जाता है, उसी को हम लोग अवक्षेप कहेंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये तो बन रहा है एक अलग पदार्थ, लेकिन AgCl एक बन जा रहा है, सॉलिड बन जा रहा है, लास्ट में अवक्षेप लास्ट में एक अवक्षेप कुछ बच जाता है, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बच रहा है, तो इस अभिक्रिया को, इस काम को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। बिल्कुल आसान शब्द में इसका परिभाषा हो गया कि कोई भी अभिक्रिया हम कराते हैं और उसमें लास्ट में कुछ अवक्षेप बच जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ बच जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। आई होप आप लोग अवक्षेपण अभिक्रिया को समझ चुके होंगे। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी यानी जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं तो कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, तो कोयला को हम लोग C से ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन प्लस उसके साथ क्या रहता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर हम यदि कोयला लेकर रखे हैं तो इसके साथ आसपास कुछ नहीं तो क्या है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कोयला और ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया कराते हैं यानी इसको जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। हम लोग तो सिंपल जानते हैं कि कोयला जलता है तो उसमें ऊष्मा निकलता है और उससे हमारा जो भी काम होता है वो होता है, ऊष्मा से खाना बनाना या फिर जो भी काम होता है उसे किया जाता है। लेकिन एक बात आप लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि कोयला जलता है, जब कार्बन जलता है ऑक्सीजन की सहायता से, यहाँ पर खाली है तो ऑक्सीजन है, तो ऊष्मा तो हमें प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसमें से जो धुआं टाइप का निकलता है ना, वो कोई धुआं नहीं होता है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है। तो इसको अभिक्रिया हम कराएंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस में क्या बन जाएगा, ऊष्मा बनेगा, यानी गर्मी वहाँ पर उत्पन्न होगा। तो इस अभिक्रिया को देखिए, ये ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे।
उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। कोई भी अभिक्रिया जिसको कराने पर हमें गर्मी प्राप्त होता है, ऊष्मा निकलता है, उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आसानी से बोल सकते हैं। आइए हम लोग 7वां टॉपिक देखते हैं। 7वां अभिक्रिया का प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी जो अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है, उस अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। उदाहरण की यदि हम बात करें, उदाहरण की जैसे N2+O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसका मतलब हुआ गर्म करना। तो गर्म जैसे करेंगे इसको तो क्या प्राप्त होगा हमें, NO, यानी 2 लगा देंगे इसके पहले, 2NO प्राप्त होगा। तो यह जो अभिक्रिया है, ऐसे ही इसको सिंपल मिलाकर रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक इसे गर्म नहीं करेंगे तब तक ये बनेगा नहीं। तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें किस चीज़ का आवश्यकता पड़ रहा है, ऊष्मा का, यानी ये ऊष्मा का शोषण कर रहा है, ऊष्मा को खींच कर तब अभिक्रिया करा रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोल देंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग लास्ट नंबर जो टॉपिक है, लास्ट नंबर अभिक्रिया का प्रकार है, वो हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। 8वां जो हमारा टॉपिक है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें 2 टॉपिक हैं, दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उपचयन या फिर ऑक्सीकरण। इसी का 2 नाम है, इसको उपचयन अभिक्रिया बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या फिर यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास, यानी जब किसी भी कोई भी अभिक्रिया हो गया उसमें यदि ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। या फिर उसी कोई भी अभिक्रिया हो गया, हाइड्रोजन निकल रहा है, उसको भी हम लोग बोल देंगे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जुड़ कर देखिए CO2 बन गया है, जुड़ा है, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो यह भी एक तरह का क्या है, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एस के साथ हैं, इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। देखिए एस के साथ हाइड्रोजन है और इधर जा रहा है तो हाइड्रोजन इसके साथ हट जा रहा है, यानी हाइड्रोजन निकल जा रहा है इसके साथ। तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन या फिर अवकरण अभिक्रिया। अब देखिए अपचयन या फिर अवकरण अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि या यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि यानी हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का ह्रास था, लेकिन अपचयन में क्या हो जाता है, बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, यानी हाइड्रोजन जब बढ़ता है, यहाँ पर उदाहरण के लिए आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन का यहाँ पर ह्रास हुआ है। ऑक्सीजन इसके साथ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन अभिक्रिया हुआ है तो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है, तो ये ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, यानी यह एक अपचयन अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण आप लोग देखिए कि क्लोरीन यहाँ पर सिंगल है, अकेले हैं, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ है तो यहाँ से उठकर हाइड्रोजन इसके साथ आकर जुड़ गया है, यानी संयोग हुआ है हाइड्रोजन का। तो यह भी एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यह भी एक अपचयन अभिक्रिया है। तो उम्मीद है कि आपको 8 प्रकार का हम अभिक्रिया आज पढ़ाए हैं, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझे हैं इस टॉपिक को। तो अभिक्रिया में हमें लगता नहीं कि आपको इस 8 अभिक्रिया में कोई दिक्कत होने वाला है, फिर भी दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।